Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. हम लोग आज के दिन जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ रखा था क्लास 12th का सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसको आगे बढ़ा करके आज हम लेकर के आए। हालांकि कुछ दिन लेट हो गया है ड्यू टू सम रीजंस, बट आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स आपके धीरे धीरे कवर होते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं the remaining part of first chapter, that is sociological aspects of physical education. देखें भाई, अभी तक के हम लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा था कि हमारी एंशियंट कल्चर रिलेटेड गेम्स कौन कौन से हैं जो कि बाकी कंट्रीज से लिए गए हैं और उसे आज के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक्स लेवल में खेला जाता है। तो एंशियंट से लेकर के कुछ चेंजेस आए, वो मॉडर्नाइज्ड ओलंपिक्स हुए। अब यही मॉडर्नाइज्ड ओलंपिक्स का हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है, हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू हम किस तरह से इनहांस हो रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन बिगिन विद द फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जहां आपकी ग्रोथ आपके फिजिक से रिलेटेड होती हो, आपकी बॉडी से रिलेट होती हो और आपके ऑर्गन से रिलेट हो। तो दिस इज व्हाई इट इज द चेंजेस इन द बॉडी एंड द ब्रेन that leads to the development of or organ systems such as circulatory, respiratory, nervous system, muscular, endocrine, digestive, neuromuscular, everywhere। तो जहां कहीं भी आपकी ग्रोथ आपको दिख रही है, आपकी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप बहुत सी चीज़ों को सीखते जाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट दैट कम्स थ्रू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारी बदल जाती है मेंटल डेवलपमेंट में, लेकिन हम बात करेंगे जब फिजिकल डेवलपमेंट की तो हमारी बॉडी से रिलेटेड जितना कुछ भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इसके अंदर आएगा। अब इसमें कौन कौन सी ग्रोथ होती है, स्पेसिफिकली इट रिलेट्स टू हाइट, योर वेट, योर मसल साइज, योर बोन ग्रोथ, योर शेप ऑफ द बॉडी, योर साइज ऑफ द बॉडी, योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल चेंजेस। आगे चले। अब इसका कैटेगराइजेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का हुआ है वो किस तरह से हुआ है। फिजिकल डेवलपमेंट में आप बात करेंगे पहले तो ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। बेटा ग्रॉस मोटर स्किल का बहुत आसान सा मतलब है, जहां आप छोटे बच्चों को देखते हो उनकी एज के साथ उन्हें बढ़ते हुए देखना, वो क्रॉल करते हैं, ज़मीन पे लुढ़कते बुढ़कते चलते हैं, थोड़ा बहुत रनिंग कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है उनकी रनिंग की स्पीड बढ़ जाती है, एनहांसमेंट ऑफ देयर बोन्स हो जाता है, उनकी डेंसिटी, बोन डेंसिटी में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ों में जब ग्रोथ होगी दिस इज कॉल्ड एज चेंजमेंट इन ग्रॉस मोटर स्किल। अब इसमें वो काम क्या करते हैं, दे डू क्लाइंबिंग, दे डू जंपिंग, दे डू रनिंग, दे डू स्किपिंग, राइट, दे डू स्टेयर्स, अप एंड डाउन, वट एवर दीज फिजिकल एक्टिविटीज आर देयर। Relates to what? The next one is fine motor skills। तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब ये है जहां पे वो अपने हाथ पैरों को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके कुछ काम कर सकें, जैसे दे आर बटनिंग अप देयर शर्ट, दे आर कोम्बिंग देयर हेयर, दे आर टाइंग अप देयर शू लेसेस, राइट, दे आर ओपनिंग सम ऑफ द नॉट ऑफ द टाई और द थ्रेड ऑफ वट एवर। तो वो हाथ पैरों को यूज करके छोटा काम करना हमारे लिए कहलाता है फाइन मोटर स्किल्स। ये फाइन मोटर स्किल्स छोटे बच्चों में बहुत जल्दी डेवलप नहीं हो पाती। देखते होंगे आप लोग कि छोटी एज में सबकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती ना हमारी दिन आपकी हुई होगी। जैसे जैसे बड़े हुए पेंसिल को ग्रिप करना आया, पेन को ग्रिप करना आया, राइटिंग फॉर्म करना आई, फिर बटनिंग ऑफ द शर्ट सीख लिया, शू लेसेस बांधना सीख लिया। आज आजकल आप देखें तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 7, 8, 9 साल तक के, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक के अपने शू लेसेस बांधने नहीं आते, वो किसी ना किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, लेकिन सीख जाते हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। आगे चलें भाई, नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट का क्या काम होता है, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल में काम क्या है, साइकोलॉजी रिलेट्स टू योर मेंटल हेल्थ। तो जब भी हम वर्ड साइकोलॉजी यूज करेंगे इट ऑलवेज रिफर्स टू योर मेंटल चेंजेस। अब ये मेंटल चेंजेस क्या है भाई, जहां पर आप अपने दिमाग का यूज करके आप डिसिसिव हो रहे हो,
आपकी ग्रोथ हुई, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसी के साथ ही साथ आपका दिमाग बढ़ेगा। दिमाग कैसे बढ़ेगा? व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग फ्यू ऑफ द थिंग्स इन योर स्कूल, इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली और इन योर लोकल एरियाज, दिस इज व्हाट वी कैन लर्न सम ऑफ द इमोशंस। हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सोशलाइज्ड होते हैं, हमें अच्छी बुरी चीज़ों का फ़र्क समझ में आता है। जब ये अच्छी और बुरी चीज़ों का फ़र्क समझ में आने लगेगा, हमारे लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ नहीं है, देन दिस इज द पार्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट और अ मेंटल हेल्थ। अब आपको यहाँ पर दिखेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, मतलब दे आर कॉग्निटिव, इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स दैट इज डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स आल्सो। मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर, आप अपने दिमाग को किस तरह से रिएक्ट करते हो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स अलर्टनेस ऑफ माइंड, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, राइट, अलर्टनेस ऑफ माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप थिंकिंग और कैलकुलेटिव मूवमेंट्स, ये सारी चीजें आप नोट कर लें। दीज आर द कीवर्ड्स फॉर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स इन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब एक ऐसी स्टेज होती है जहां धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, तो आप अपने डिसिसिव होने के साथ साथ आपकी टेंशन बढ़ जाती है कि हमें क्या चीज़ सही लग रही है, तो हमें वो करना है कि नहीं। मम्मी पापा का प्रेशर अलग होता है, भाई बहन का अलग होता है, स्कूल का प्रेशर अलग होता है। समटाइम्स यू बिकम डिप्रेस्ड कि हम सिचुएशन ऐसी है तो करें तो क्या करें। तो ये चीज़ें डेवलप तब होती हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें कई सिचुएशन से गुजारता है, हमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी सिचुएशंस की और हम उससे गुजरेंगे, उससे बाहर निकलेंगे और हमें उस टाइम पीरियड पे क्या डिसीजन लेना है वो हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सीखने को मिलेगा। जब ये चीज़ हमने वहाँ सीख ली तो हमें अपने इस प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा और हम उससे बाहर आ सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं। अब आ जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल इज व्हाट रिलेट्स टू द सोसाइटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक। इट रिलेट्स टू द टर्म दैट इज सोसाइटी। तो सोशल मतलब हमारे समाज से रिलेटेड हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बिहेवियरल चेंजेस हमारा सोशल चेंजेस के तौर पर होता है, सोशल डेवलपमेंट के अंदर होता है। तो सोशल रिलेट्स टू व्हाट? इट रिलेट्स टू द सोसाइटी वेयर एवर यू आर बिहेविंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वेयर एवर यू मीट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है? हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचेस अस और मेक्स अस एक्सपीरियंस टू बिहेव इन अ ऑनेस्ट वे, in an ethical way, in a sympathetic way, in an empathy way, that we can communicate with the other people in such a polite manner that most of the people can become friend to each other, और बिहेवियर हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा हो और संतुलन बराबर रहे, अच्छा रहे, कहीं किसी पर नेगेटिविटी ना जनरेट हो, ना हमारे ओपोनेंट पर, ना ओपोनेंट के लिए हम पर। तो हम एक पॉजिटिव नेचर बना के रखेंगे, दैट कम्स इन द सोशल डेवलपमेंट। अब ये सोशल डेवलपमेंट के की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं भाई? देखो इनमें कुछ स्पेसिफिक बातें लिखी हैं, दैट इट बिल्ड्स अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द अदर्स, इट अंडरस्टैंड्स द सोशल नॉर्म्स और सोशल रूल्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट पॉलिटिशियंस एवरीवेयर। नाउ इट डेवलप्स व्हाट? इट डेवलप्स द कम्युनिकेशन स्किल बिटवीन अस फ्रॉम द डिफरेंट पीपल, टीम वर्क, हमें लोगों के साथ कैसे काम करना है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग द क्रिकेट, देखते हैं आप एक क्रिकेट इंडिया टीम के जिसमें 15-17 खिलाड़ी हैं, जो कुछ एक्स्ट्राज इंक्लूडेड है और मेन 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। हो सकता है कुछ एक दो स्टेट से सिमिलर हो, बट बाकी जो होंगे वो दूसरे स्टेट से आए होंगे टीम में खेलने के लिए। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग इन द इंडिया टीम एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो टीम वर्क में है, उन्हें एक साथ मिलके इंडिया के लिए खेलना है। तो ये सोशल बिहेवियर, ये सोशल डेवलपमेंट हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सीखने को मिलता है। और बहुत सी बातें आ गई। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है? एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स एंड आवर नीड्स टू द अदर।
we understand what others are listening and what they are responding. हमको वो समझ पाते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों में याद समझेंगे. Relationship building means we are bonding, we are making a good communication with the others, and along with that, if we are in a polite way, in a humble way, we are bonding with the different friends, different people, and we make them as a friend, and slowly and gradually it converts into a family. तो हर एक टीम एक स्लोली ग्रेजुअली एक ऐसे टाइम पर आकर के एक फैमिली बन जाती है जहां उन्हें मिल करके एक कॉमन मोटिव के लिए काम करना है. ठीक है, आगे आ जाए. अंडरस्टैंडिंग द सोशल रूल्स लाइक व्हाट अ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, रिक्वेस्टिंग, रेस्पेक्टिंग, प्लीज, पर्सनल स्पेस, एवरीथिंग इट identifies in social rules. Next is self identity and group belongings, means developing a sense of self, feeling part of a group, family, school or a team. तो हम हर जगह पर क्या सीख रहे हैं, अपना बिहेवियर सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, या कुछ अच्छे दूसरे को बिहेवियर से हम अपने अंदर कुछ ऑप्ट कर रहे हैं. ये सब हमारा समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड. ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हें हाईलाइट कर ले भाई. नेक्स्ट आ जाएं लास्ट पोर्शन में, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशन का मतलब क्या है? इमोशन का मतलब होता है हमारे आपके दिल से जुड़ी हुई बातें. दिमाग की नहीं है ये कौन सी हैं? दिल से जुड़ी हुई हैं. तो दिस इज रिलेट्स व्हाट, दिस रिलेट्स विद द फीलिंग्स. हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, राइट? दिस कॉल्ड एज इमोशनल डेवलपमेंट. तो हमारी फीलिंग्स किस तरह की हो सकती हैं? हमारे दिमाग अलग काम कर रहा है और हमारा दिल अलग काम कर रहा है. भाई घर में कहावत है ना, या लोगों को आपने कहते सुना होगा कि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है. तो ऐसी सिचुएशन आती है लोगों की लाइफ में जहाँ दिल की अलग सुननी पड़ती है और भाई दिमाग की अलग सुननी पड़ती है. तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस. तो व्हाट आर दीज इमोशंस? दीज आर प्लेजर, होप, जेलसी, हेट, fear, distress, anger, wonder, lust, loneliness and many more, right? तो जब हम खेल खेल रहे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरा मोटिव क्या है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें. मैच में जब आप खेलते हो तो कई सिचुएशंस होती हैं जो अप एंड डाउन आती हैं. आपके फेवर में होंगी, आपके अगेंस्ट में आएंगी. भाई फेवर में आई तो आप खुश, दूसरे वाला अगेंस्ट में चला गया. आपके अगेंस्ट में आए तो आप दुखी, सामने वाला अच्छा खुश हो गया. तो ऐसी सिचुएशन में हमें हर हाल में अपनी हर तरीके के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है. कभी कभी चीज़ें आपके हक में नहीं होंगी, आपके फेवर में नहीं होंगी, बट फिर भी आपको फाइट ऑफ करनी है, आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है और लड़ते रहना है. लड़ने का मतलब ये नहीं दूसरे से हाथापाई करनी, नो, इट्स नॉट दैट. लड़ने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप अगले मैच में उससे अच्छा परफॉर्म कर सको, और किसी भी ऑफिशियल को ऐसा मौका मत दो कि वो किसी के फेवर या अगेंस्ट में डिसीजन देने लगे. यू नीड टू बी योर बेस्ट at the next time. It's you versus you, it's me versus me in the next time. तो ये हमारे इमोशंस हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना सीखना है, और ये हम सिर्फ और सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए सीख सकते हैं. अगर हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपने रियल लाइफ के बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको कंट्रोल नहीं कर पाते. आपने देखा होगा, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द अर्ली एज दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स, दे लॉस्ट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस, दोज हु आर कनेक्टेड विद देम. They becomes self alone. बिल्कुल अलग रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं. खुद की चीज़ें अच्छी लगती हैं, दूसरे बिल्कुल पसंद नहीं आते, ना पेरेंट्स ना दूसरे के और चाचा मामा ताऊ कुछ नहीं अच्छे लगते. तो ये ऐसी सिचुएशन हमें कंट्रोल करना सीखना है, और हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जरिए ही सीखने को मिलेगी. क्योंकि हम मैचेस में बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, अपनी खुशी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, इमोशंस आते हैं, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं. दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द इमोशंस, एंड दीज प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप दीज इमोशंस एंड ऑल्सो टीच टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम. तो ये हमारे कुछ इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हो गया. ठीक, 4 हो गए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल. आगे चलते हैं भाई.
अब हमें सीखना है यहाँ पर दैट देयर आर वेरियस फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पोर्शंस। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है भाई? जब हमने फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल पढ़ लिया तो ये असर कहाँ देंगी, ये इफेक्ट कहाँ देंगी? इट गिव्स इफेक्ट टू आवर पर्सनालिटी, हमारे आउटलुक में और हमारे इनर लुक में। मतलब कि हम अपीयर कैसे हो रहे हैं एज अ पर्सनालिटी वाइज और इंटरनल दिल से कैसे होंगे, इनमें चेंजमेंट आता है। And this gives a personality development changes. First one includes the discipline and self control. अब जब आप स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, जो रूल्स, गाइडलाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी, आपको उन्हें फॉलो करना है। So you are disciplined towards a rule, you are in a routine way, you are in a structural and planned way, and you are practicing for that, having a consistency and focus to be in a discipline, and then only you can proceed towards your game. वरना आप भाई बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है? रूल्स के अगेंस्ट चलोगे तो किनारा पकड़ लेना है। तो we need to be follow up the discipline. डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमें एक सीधे लाइन में चलना है, खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। Discipline also says that when you are following your goal, you are behind your goal continuously, you are focusing on your achievement कि आपको क्या चाहिए और उसके पीछे आप लगे हो, दिन रात एक कर रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो। This is called as actually the discipline. तो हमें फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। So importance of consistency and focus in achieving the goals we need to have in us. सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हमें दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, राइट? जो आपको चीज़ें सही लगती हैं और वो रियल लाइफ के लिए भी सही हैं, आप उस पर कंसिस्टेंट रहो और बढ़ते रहो। सेकेंड वन इज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। अब जब हम टीम वर्क और कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इट गिव्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स इन बोथ एकेडमिक्स एंड द प्रोफेशनल लाइफ। तो अब हम यहाँ क्या और सीखते हैं, हमारी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? दैट वी आर इन अ वर्क ऑफ टीम। हमें जो टीम चाहेगी, जो डिसीजन कलेक्टिव होगा, उसके साथ चलना है। ये ज़्यादातर नहीं सोचना कि आप हमेशा ही सही होगे, हो सकता है आप सही हो, बट हो सकता है जो टीम में एक्सपीरियंस्ड लोग हों या उनको जो विजन दूसरा दिख रहा हो वो आपको नहीं दिख रहा हो। तो यू नीड टू डिस्कस योर सेल्फ, योर व्यूज विद द टीम मेंबर्स एंड वर्क एज अ टीम मेंबर। एंड कोऑपरेशन मतलब साथ में काम करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। कोई अगर गलत बात भी कह रहा है तो उसको पोलाइट वे में उसको रिड्यूस करना है, हटाना है। मतलब ये नहीं कि टीम से हटा दो, मतलब उसकी बात को ऐसे खत्म करना है कि भाई उसे बुरा भी ना लगे और आपका काम हो जाए। दिस इज पार्ट ऑफ अ कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या और चीज़ें सीखने को मिलेंगी और क्या क्वालिटी बढ़ेगी? दैट इज लीडरशिप क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लीडरशिप का मतलब होता है एज अ कैप्टन यू आर लीडिंग द टीम। आप एक नेता हो भाई। नेता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में जाकर के वहाँ जय भैया करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लीडरशिप हियर रिलेट्स टू दैट यू आर अ रियल कैप्टन ऑफ योर टीम एंड वट एवर द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय यू एज अ कलेक्टिव टीम, it definitely gives a 100% result। ठीक है, तो इसमें लिखा है participating in physical education activities, students allowed to take on leadership roles whether they are as a team captain or a group leaders, right? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी बढ़ जाती हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी उन्हीं को आता है अच्छे से जो अपना बिहेवियर कंट्रोल रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं और एक पोलाइट वे में हर एक टीम मेंबर के साथ काम करते हैं। ठीक, तो ये कुछ पार्ट हो गए। आइए चलते हैं आगे, कुछ और सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज रेजिलेंस एंड परसेवरेंस दैट इट गिव्स। It teaches the students to overcome the obstacles and persist through difficulties। अब ये चीज़ें हमें क्या सिखा रही हैं? रेजिलेंस एंड परसेवरेंस कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपके फेवर में वो नहीं जा रहा तो कुछ टाइम वेट करो भाई। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो एक्चुअली वो प्रोवर्ब हमें क्या सिखा रहा है कि आप थोड़ा भाई ठंड रखो, सब्र रखो। कुछ चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, गिव सम टाइम, आपके फेवर में वो होने लगेंगी। कभी कभी मैचेस की सिचुएशन आती है कि भाई हमारे बॉलर्स पिटते जा रहे हैं,
कोई विकेट ही नहीं गिर रहा, सेंचुरी पड़ गई और अभी तक कोई विकेट ही नहीं गिर रहा है, तो कीप पेशेंस, कीप इन साइलेंस, यू नीड टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। दिक्कतें आ रही हैं उसको थोड़ा सा साइड करो, अपने प्लान को चेंज करो, फोकस रहो और थोड़ा सा अपना वर्क इफेक्टिव लेकर के आओ। इफेक्टिव मतलब आप ऐसे डिसीजन लो जो आपके प्लान में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट दे दें, राइट। तो जैसे सपोज हमारा 100 रन तक के विकेट नहीं गिरा, अब हमने सोचा है कि भाई अभी तक के पेस बॉलिंग करा रहे थे, अब चेंज करते हैं, जरा स्पिन में कराते हैं और ढीला बॉल फेंकते हैं किसी ऐसे बॉलर को लेकर। वहां से आपके लिए सिचुएशन फेवर में आने लगी और धीरे धीरे करके विकेट्स गिरने लगे। नाउ यू आर कंट्रोलिंग द मैच। तो ये चीजें हमें क्या सिखा रही है कि सिचुएशन तो बहुत सारी आएंगी, आपको उससे बाहर निकलना है। तो इट्स एनकरेजिंग अ माइंडसेट दैट एम्ब्रेसेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाए सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। अब ये फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज हमें और क्या सिखाती हैं? इट गिव्स द सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस मींस आपके अंदर एक भरोसा जगा रही हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही हैं कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो मोस्ट प्रोबेबली 99% सही होने वाला है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अब तक के तो बुरा चल ही रहा था। ये आप लोग एक मिथ बना लेते हो कि भाई दिन खराब, दिन नहीं खराब होता। एक्चुअली हमारी जो वर्किंग होती है वो सही तरीके से प्लान्ड नहीं होती, और प्लान नहीं है तो हम उस पर काम नहीं कर पाते, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी आएंगी, तो आपको अपने नए स्किल्स पे काम करना है। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योर फिटनेस गोल्स, मास्टरिंग योर न्यू स्किल्स एंड बूस्ट योर एक्टिविटीज, बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम। चैलेंजेस लेते रहेंगे आप, लोगों को चैलेंजेस देते रहेंगे आप, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ एडवांस होने लगेगा। जब एडवांस होगा तो आप छोटी छोटी दिक्कतों को ऐसे भूल जाओगे और बढ़ते रहोगे। नेक्स्ट इज इमोशनल रेगुलेशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, स्टेबल बना के रखना है। आप अपने इमोशंस यानी कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखें, और इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट एंड स्पोर्ट्समैनशिप। दिस इज ऑल्सो अ सोशल क्वालिटी, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी में कई इस तरह की और भी सोशल क्वालिटीज डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए भाई इसके बाद ये वाली, एट नंबर पॉइंट दैट सेज अबाउट समथिंग रिलेट्स विद पेशेंस। भाई देखो, हम आपको करा तो रहे बहुत सारे 10-11 पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है कि सर आप 11-15 पॉइंट पढ़ा दे रहे हैं, कितना याद रखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पॉइंट याद रखो, ताकि एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप उसमें वो 7 पॉइंट में भी अगर 1-2 भूल जाओगे तो कम से कम 5 को लिख करके एक्सप्लेन कराओगे। बहुत ईजी है, परेशान नहीं होना है। जो इनमें से आपको बहुत ईजी लग रहा है और आप उसको ईजीएस्ट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में लिख सकते हो, आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि जितने मैंने पढ़ाए हैं उसमें से फर्स्ट वाले लिखने हैं या लास्ट वाले लिखने हैं। एनी ऑफ योर चॉइसेस, कम से कम 7 याद रखो, 5 एग्जाम में लिखाना। तो आ जाए भाई वापस से पेशेंस पे। पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखना। दैट टेक्स टाइम एंड मास्टरी ऑफ योर न्यू स्किल्स रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट एंड प्रैक्टिस। कई सिचुएशंस आती हैं जब आप बार बार हार का सामना कर रहे होते हो, एफर्ट दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हो रही। मेरे साथ भी होता है, आज तक हुआ है, कई बार होता है, लेकिन कई बार ऐसे भी हुआ है कि वो एफर्ट, वो हमारी मेहनत हमें कहीं ना कहीं और तरीके से अच्छा रिजल्ट दे जाती है। तो यू नीड टू कंसिस्टेंट, यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल्स, देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल, योर ड्रीम। तो व्हाट इट सेज, you need to be patient, you need to be calm, let the things goes on। कभी कभी हक में नहीं हो रहा है, it's okay, don't panic, okay, then go ahead। next is tolerance। tolerance का मतलब होता है कुछ देर तक के या कुछ सिचुएशन तक के बर्दाश्त करना। थोड़ा सा इसमें और इसमें फर्क है। पेशेंस का मतलब है सब्र करना, और टॉलरेंस का मतलब है किसी चीज को जो आपके हक में हो रही हो या नहीं हो रही हो, उसको कुछ समय तक के रोकना और देखना। होता क्या है, कभी कभी अंपायर्स या ऑफिशियल्स आपके फेवर में डिसीजन नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन आप मजबूर हैं, रूल्स के अगेंस्ट जा नहीं सकते। जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ने सेट और पॉलिसीज दे दी, आप उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टॉलरेट अबाउट दैट सिचुएशन दैट ऑफिशियल्स आर गिविंग अ रॉन्ग डिसीजन अगेंस्ट यू। तो व्हाट यू नीड इज दैट it expose individuals to various viewpoints and skill levels
which provides opportunities to develop tolerance level at the different perspective. कुछ डिसीजन अंपायर ने दे दिए, भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखो लिखा है यहाँ पे, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाते। आप आज के दौर में आप इंटरनेशनल मैचेस को भी देख लो, जो आईपीएल हो रहे हैं या बहुत सारे ऐसे मैचेस हो रहे हैं जहाँ पे दिख रहा है क्लियर इन अ व्यू ऑफ टीवी अंपायर की डिसीजन गलत है और अंपायर ने जो डिसीजन दे दिया वो अलग है, तो दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। देयर आर समथिंग दैट आर रिटन, समथिंग इज स्क्रिप्टेड, तो आप ना उसमें कुछ कर सकते हो ना एक्चुअली जो प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं वो कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। नई सिचुएशन आएगी, नए तरीके आएंगे, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे, बट यू नीड टू फोकस ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग विद योर राइटियस्ट वे। नेक्स्ट इज द टीम स्पिरिट एंड द लास्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अपने आप के लिए फोकस्ड रहो, जो आप गेम खेल रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो और जो आप अचीव करना चाहते हो। टीम स्पिरिट ये भी हमारी एक कौन सी क्वालिटी है, दिस इज ऑल्सो अ सोशल क्वालिटी, जहां आपको एक लीडरशिप के तौर के साथ आपको टीम में काम करना है और जैसा टीम का कलेक्टिव डिसीजन होगा उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कॉलेजेस में पढ़ते हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो या आप कहीं पर जॉब करने जाओ, तो आपको जो कुछ भी वो टीम के तौर पे काम करने को बोलेंगे आपको वही करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, भले ही आपको वो चीज़ें गलत लग रही हों, बट यू कांट चेंज दैट। यू नीड टू ऑट दैट एनवायरनमेंट। इधर यू डू द टीम वर्क और इधर यू क्विट, चले जाइए भाई, उनके पास और भी बढ़े। तो हमें हमेशा एक सोशल क्वालिटी के साथ काम करना है और अपने 4 चीज़ों पे फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड वन इज सोशल, थर्ड वन इज इमोशनल एंड फोर्थ वन इज मेंटल। तो भाई हमारा ये टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक था और चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन। होप कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हाँ, हालांकि हो सकता है कहीं थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो, बट कुछ चीज़ें आपको ग्रामेटिकल वे में और कीवर्ड्स वे में समझ में आ सकती हैं। तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 with the training methods. Till then, take care, subscribe my channel, share my channel and keep loving to me and I will love you too.